दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा बड़ा विशाल महल जिसके स्तंभ सदियों से अड़िग खड़े हों, लेकिन क्या होगा अचानक अगर उन स्तंभों में दरार आ जाए। फिर हम उस पर ध्यान ना दें ये सोचकर कि ये अभी महल स्तंभ के सहारे खड़ा हुआ है। तो दोस्तों जिस महल की हम बात कर रहे हैं ये है हमारा भारत। हमारा भारत एक विशाल महल की तरह है जिसके बहुत से स्तंभ हैं। इस स्तंभों में जो आते हैं इसके जो आर्थिक स्थिरता देखने को मिलती है, इसकी सैन्य शक्ति भी एक बहुत बड़े स्तंभ के रूप में कार्य करती है। सामाजिक एकता भारत की जो है वो इसे हम मेन पिलर कह सकते हैं, इसको हम नींव की तरह भी मान सकते हैं। अगर सामाजिक एकता नहीं है तो जो भारत की नींव है वो कमज़ोर होती जाएगी और एक दिन ये महल जो है गिरने की तादाद पे आ जाएगा। उसके बाद भू राजनीतिक प्रभाव जो है वो भी, ये सभी भारत के स्तंभ है जो आज के समय पर वर्तमान स्थिति में इनमें दरार दिखने लगी है। दरार भी कैसी, असंतुष्टि की दरार, और जो हमारी एक प्रकार की वैश्विक हमारी जो विदेश नीति है उसको लेकर हमें काफ़ी भारत को अभी सतर्क रहना पड़ेगा। भारत को अभी सभी मतलब जो हमारे जो विश्व की दो बड़ी शक्तियां हैं अमेरिका और चीन, उनके द्वारा भारत को घेरने की या फिर भारत को अकेला छोड़ने की नीति अपनाई जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे कि भारत के ये जो पिलर हैं इनको मजबूती के लिए भारत को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, ये मतलब ये कमज़ोर होने के कारण क्या हैं या फिर इनके आगे क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध एक मजबूत निवारक रुख जो है अगर ये होगा तो ये भी एक बहुत बड़ा पिलर है। ये नहीं है कि सिर्फ भारत के 4 ही पिलर हैं, इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे पिलर्स रहते हैं जिसमें सामाजिक एकता, लोगों में जो मतलब भाईचारे की भावना, या फिर इसके अलावा हमारी जो विदेश नीति, बाकी हमारे पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है, ये सभी एक पिलर्स की तरह काम करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के साथ जो हमारी साझेदारी अगर वो बढ़ती है तो इससे ये भी एक हमारा पिलर है, स्तंभ हम इसको कह सकते हैं भारत का। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र है जिसमें शंघाई जो सहयोग संगठन है, शंघाई कॉरपोरेशन जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा मतलब उसमें जो भारत की भागीदारी रहती है उसमें भी भारत अगर तुरंत लगातार भाग लेता रहता है रेगुलरली, मतलब जितने भी उसमें समिट होते हैं या फिर जितनी भी मीटिंग्स होंगी तो उसमें भारत की स्थिति या उसका हम एक पिलर मान सकते हैं कि मजबूत होता जाएगा। इसके बाद ब्रिक्स जैसे जो मंच है उनके माध्यम से बहुपक्षवाद की प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। लेकिन इन सभी में ये जो हमने अभी 4 पिलर्स देखे हैं, 4 स्तंभ, इन सभी में हर एक अभी जो है दबाव में आ चुका है हर एक प्रकार का। तो अब सबसे पहले देख लीजिए ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। तो इन सभी देशों ने आपस में एक संगठन बनाया कि अगर किसी भी देश की आंतरिक या बाहरी सुरक्षा को खतरा होता है या फिर किसी भी प्रकार की चुनौतियां आती हैं तो ये सभी कंट्रीज आपस में मिलकर उन समस्याओं का समाधान करेंगी। अब देखिए सबसे पहली जो रणनीति, सबसे बड़ी हम रणनीति मान सकते हैं चाइना के द्वारा, यानी कि चीन जो है भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के माध्यम से भारत को घेरने की पूरी तरह से नीति बना चुका है। चीन ने यहाँ पर म्यांमार पर कब्जा कर लिया है, इधर श्रीलंका में अपना एक पोर्ट बना चुका है कोलंबो में, हम्बनटोटा नाम का जो एक बंदरगाह है। इसके बाद जो कराची में यहाँ पर मतलब पाकिस्तान में जो बंदरगाह है उस पर भी चीन का अभी प्रभाव है। इसके अलावा ये जो है मतलब कि लक्षद्वीप समूह है, अंडमान निकोबार है, सॉरी, ये कोको आइलैंड है जो इस पर एक बंदरगाह है। तो इसी तरह भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी कंट्रीज हैं उन सभी पर चीन का जो है प्रभाव देखा जा रहा है। इसके अलावा चीन जो है भारत को नॉर्थ की साइड से भी घेर चुका है। नॉर्थ की साइड से हालांकि पहले भी घेरा हुआ था, जो नियंत्रण रेखा थी यानी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर चीन जो है आक्रमण कर चुका है। ये जो क्षेत्र है ये वाला, इसको इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो इस पर भी ये जो अक्साई चीन का क्षेत्र है और ये टेरिटरी एरिया है जो पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में दे दिया था, लेकिन ये भारत का एरिया था। तो अभी देखिए ये जो भारत है ना, इसका जो नॉर्थ साइड है इसमें चीन जो है अपना दिन ब दिन अपना जो विस्तार करता जा रहा है। इसके अलावा हिंद महासागर में जो चीन है उसकी प्रभुत्व यानी दादागिरी देखी जाती है, जैसे कि अंडमान निकोबार में उसने एक द्वीप अपना एक बंदरगाह बना लिया है। उसके अलावा श्रीलंका में उसका एक पोर्ट स्थापित कर लिया उसने। तो इसी तरह उसकी जो मतलब दादागिरी है चीन की वो शरेआम देखी जा रही है।
इसके अलावा पाकिस्तान के उसके जो संबंध है वो अच्छे होते जा रहे हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जा रहे हैं, खुफिया जानकारी साझा करते हैं। चीन पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके कारण मतलब कि चीन से शुरू होकर यहाँ से पाकिस्तान के बीच ऐसे एक रोड इनिशिएटिव शुरू किया है। तो इस रोड के माध्यम से ऐसा माना जा रहा है कि चीन जो है ये ऊपर भारत के नॉर्थ यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कब्जा करना चाहता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि स्तंभ बढ़ाने के कारण क्या है, सबसे पहले अगर हम ये देखें कि सबसे बड़ा कारण है जो गाजा और यूक्रेन में काफ़ी लंबे समय से जो युद्ध चल रहा है उसका अभी तक कोई भी अंत नहीं किया गया है, ना तो उस पर सीज फायर हो रही है, ना ही कोई समझौता बन पा रहा है। तो जो गाजा में युद्ध है आपको पता ही होगा, इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच ये युद्ध चल रहा है, यानी कि जो गाजा स्ट्रिप है इसमें हमास नाम का जो संगठन है उसका मतलब यहाँ पर शासन चलता है, और जो इजराइल है वो हमास नाम के संगठन को यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं और उस गाजा को अपने में शामिल करना चाहते हैं। और जो फिलिस्तीन है, अभी हाल ही की न्यूज़ है, फिलिस्तीनियों को अभी दक्षिण गाजा में विस्थापित कर दिया जा रहा है। इजराइल के द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है कि जो दक्षिण गाजा स्ट्रिप है उसमें जो क्षेत्र है वो सुरक्षित है और लोगों को वहाँ पर सही सलामत पहुँचाया जा रहा है। हालांकि जो यूएन की एक रिपोर्ट आई है उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो मानव अधिकारों की रिपोर्ट है उसमें ये पेश किया गया कि ये जो इजराइल है इसकी ये एक रणनीति हो सकती है कि जो मतलब अपना जो ग्रेटर इजराइल का विस्तार करने की, यानी कि ये इजराइल का क्षेत्र जो है इसमें गाजा को भी शामिल करना चाहता है। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध भी 2-3 साल से लगातार चला आ रहा है, लेकिन उस पर कोई सहमति नहीं बनी। इसको लेकर अभी जो अलास्का में ट्रंप और पुतिन की एक मीटिंग हुई है उसमें भी कोई आपस में समझौता नहीं हो पाया है, यानी कि इन पर अभी भी सीज फायर नहीं हुई है। इसके अलावा ये अगर हम थोड़ी यूक्रेन और रूस के विवाद की बात करें, जो रशिया है वो लुहानस्क और डोनेस्टिक जो क्षेत्र है उसको प्राप्त करना चाहता है, यानी कि इसका जो 75% एरिया जो है रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया है, लेकिन अब जो 25% एरिया बचता है रशिया चाहता है कि वो भी समझौते के साथ यूक्रेन हमें दे दे। ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी समृद्ध क्षेत्र, यहाँ पर काफ़ी मिनरल्स वगैरह खनन गतिविधियाँ, यहाँ पर मतलब यहाँ का जो एरिया काफ़ी उपजाऊ एरिया हम मान सकते हैं। और ऐसा माना जा सकता है कि अगर इस क्षेत्र पर किसी भी कंट्री का अगर मतलब अधिकार हो जाता, कंट्रोल हो जाता, तो वो कंट्री अपने आप समृद्ध हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन जो है वो इस समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है, कि वो कहता है कि हम अपनी ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं देंगे। इससे पहले अगर हम बात करें जब यूक्रेन अलग हुआ था, मतलब कि जब यूएसएसआर से रशिया बना था, तो जो यूएसएसआर है उसमें ये यूक्रेन भी शामिल हुआ करता था। अब देखिए अलास्का में जो मीटिंग हुई वो विफलता पूर्वक रही है, यानी कि ये मीटिंग के, अब देखिए इस मीटिंग के ना अलग अलग तर्क बताए जा रहे हैं। मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो यूक्रेन युद्ध है उसके समझौते को लेकर मीटिंग की गई है, लेकिन कुछ जो मतलब एक्सपर्ट्स हैं या कुछ रिपोर्टर्स हैं उनका ये मानना है कि ये जो अलास्का का क्षेत्र है जहाँ पर पहले रशिया का ये एरिया हुआ करता था, अब रशिया उसको वापस लेना चाहता है, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। या फिर एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है कि अभी जो ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी रूस से आप तेल आयात नहीं करेंगे, तो उसी को लेकर जो रूस के साथ जो ट्रंप है वो अपने संबंध अच्छे करना चाहता है, कि ताकि जो रशिया है वो भारत के साथ व्यापार करने से मना कर दे, या फिर चीन के साथ मिलकर ये चारों कंट्रीज जो है, यानी कि पाकिस्तान उनका एक मोहरा बना हुआ है, तो पाकिस्तान को बीच में मिलाकर ये भारत को अकेला छोड़ने की एक साजिश हो सकती है। भारत को कमज़ोर करने की एक बड़ी रणनीति हम इसको मान सकते हैं। भारत पर अमेरिका टैरिफ हमला, अभी देखिए अमेरिका ने जो है भारत पर कई प्रकार से हमले किए, वो भी प्रत्यक्ष रूप से। इससे सीधी सादी ये मतलब हमें सीधा साधा ये पता चलता है कि जो ट्रंप है वो भारत के साथ पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निभाते जा रहा है। एक तरफ से वो 50% के बाद 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देता है कि हम रूस के साथ व्यापार क्यों करें, दूसरी तरफ वो रूस के साथ अपनी एक प्राइवेसी मतलब प्राइवेट जो मीटिंग है वो कर लेते हैं। इसके बाद मतलब कि उनका जो ये जो मतलब अमेरिका है इसका प्रभुत्व जो ये पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, हालांकि पाकिस्तान आतंकवाद को फुल सपोर्ट करता है। तो अब देखिए भारत पर इसने टैरिफ का हमला किया है, जिसकी वजह से जो भारत के सेक्टर हैं जिसमें इंजीनियरिंग सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी आते हैं, या फार्मास्यूटिकल्स आते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, या फिर आरएमजी कॉटन वगैरह, इन सभी क्षेत्रों पर काफ़ी इफेक्ट देखा जाएगा। क्योंकि टैरिफ क्या होता है कि किसी भी कंट्री के द्वारा जब दूसरे देश से कोई भी वस्तु का आयात किया जाता है तो उस पर जो टैक्स लगता है
ड्यूटी लगती है उसको टैरिफ कहा जाता है। अगर ये टैरिफ ज़्यादा लग जाए तो किसी उस देश से मतलब जो व्यापार है या फिर प्रोडक्ट्स मंगवाने बंद हो जाएंगे। इसी तरह भी भारत की 3 कंपनियां हैं, उनमें अभी जो अमेरिका है उसने उनके ऑर्डर को डिले कर दिया है कि आप अभी ऑर्डर नहीं भेजेंगे। ये भी एक प्रभाव देखा जा रहा है अमेरिका के द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने का। अब देखिए इन सभी उथल पुथल में भारत की स्थिति नाजुक होती जा रही है, दिन ब दिन भारत कमज़ोर होता जा रहा है। दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेर रहा है। इसके अलावा अमेरिका अगर हम देखें तो सीधे रूप में यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर भारत से शत्रुता निभा रहा है। जैसे कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जो आसिम मुनीर है उन्होंने अमेरिका में जाकर परमाणु समझौते की धमकी दी है। तो ये शरेआम जो है अमेरिका को जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। यहाँ पर अगर हम देखें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसा है तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर गवादार जो पोर्ट है कराची पोर्ट है, तो इन दोनों पोर्ट्स पर जो है चाइना का प्रभुत्व हो चुका है, क्योंकि चाइना जो है ना वो पाकिस्तान को फाइनेंशियली फुल सपोर्ट करता है और पाकिस्तान अभी कर्ज में डूब चुका है। तो अब जो चाइना कहेगा वही पाकिस्तान करेगा। अब देखिए इसमें भारत और अमेरिका के संबंधों में गिरावट नजर आ रही है। भारतीयों पर अभी जो 50% टैरिफ लगाया उसको लेकर भारत के रूस के साथ खास करके तेल और रक्षा के क्षेत्रों में निरंतर व्यापार के आधार पर अस्पष्ट और उसको उचित ठहराया गया है। एंकरेज में इनकी ये जो वार्ता हुई है तेल आयात से संबंधित द्वितीय प्रतिबंधों पर अमेरिका के रुख में अभी नरमी देखी गई है। हो सकता है कि भारत पर ये जो टैरिफ लागू करने की बात कही है वो भारत पर टैरिफ ना लगाया जाए। व्हाइट हाउस में मुनीर मेज़बानी करते, फ्लोरिडा में धमकियां देने की उनकी झलकियां आती हैं, यानी कि धमकियां दे रहे शरेआम ही, जिससे ये पता चलता है कि अब एक स्थायी राजनीतिक साझेदार के रूप में अमेरिका पर हम भरोसा नहीं कर सके। यानी कि अमेरिका को हम जितना पहले भारत का दोस्त मानते थे अब हम उतना उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। भारत देखिए अमेरिका के रक्षा अधिष्ठान के महत्व को पीछे छोड़ दिया, लेकिन MAGA शैली के जो मानक है उस स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। अमेरिकी समर्थन विश्वसनीय तो विश्वसनीय है, यानी कि जो अमेरिका का समर्थन है क्या हम उसको मान सकते हैं कि वो ट्रस्टवर्दी है। भारत अमेरिका रूस संबंधों में मूल में समझौता जो हुआ था संयुक्त अभ्यास, जिसमें यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, सह विकास पहलों की एक ऐसी संरचना है जो प्रतीकात्मकता से आगे तक फैली हुई है। इसमें कॉमकासा यानी कि संचार संगतता और सुरक्षा समझौता, और इसमें बेका यानी कि मूल विनियम सहयोग समझौता, औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध जैसे मूलभूत समझौते पर हस्ताक्षर, वे वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने में, जिसमें सैन्य अंतर संचालन, अत्याधुनिक जो सैन्य तकनीक है, सुरक्षित पहुंच है, उसको सुगम बनाता है। यानी कि भारत के अमेरिका के साथ कुछ ऐसे समझौते जिसके साथ उनका व्यापार अच्छा भी चला है। ये संधियां जो की गई हैं जिन्हें कभी भारत की पारंपरिक गुट निरपेक्षता नीति के साथ कंपेयर किया जाता है, माना जाता है। अब समुद्री निगरानी, क्षेत्रीय जागरूकता और वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से इनको लागू की जा रही है। इसके बाद परिचालन जो सहयोग है वो भी गहरा होता जा रहा है। भारत के द्वारा बहुत से ऐसे ड्रोन यानी कि कुछ वेपन्स भी मंगवाए जा रहे हैं अमेरिका से। उसके अलावा कुछ इंजनों का जो मतलब आयात किया जा रहा है। इंडस एक्स और आईसेट जैसी पहल इनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम जैसी तकनीक, सह विकास, स्टार्टअप इनक्यूबेशन और सहयोगात्मक अनुसंधान को शामिल कर रही है। यानी कि भारत जो है अमेरिका के साथ मिलकर आगे भी बढ़ रहा है। इसके बाद 30 जुलाई को अभी जो टैरिफ लगाया, उसके बाद रूस के साथ भारत के जो रक्षा व्यापार चल रहे हैं यानी कि ऊर्जा सहयोग समझौते चल रहे हैं वो अस्पष्ट रूप से कहे गए हैं, एक बार बार उठने वाली दुनिया को उजागर करती है। इसके बाद जो घरेलू राजनीतिक अनिवार्यता या फिर मागा जैसे वैचारिक बदलाव है उनको कसने पर एक अमेरिकी रणनीतिक रुख और बिना शर्त समर्थन स्थिर और विश्वसनीय है। अब देखिए भारत की सामरिक स्वायत्तता पर निशाना बनाया जा रहा है कि भारत की जो स्वायत्तता यानी कि आज़ादी है, जैसे कि ट्रंप के द्वारा कभी बयान आता है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला था वो उसने रुकवाया है। तो इसी तरह भारत की जो स्वायत्तता आज़ादी है उस पर निशाने लगाए जा रहे हैं। कभी क्या स्टेटमेंट आ रही है, कभी क्या। इसके अलावा भारत अमेरिका के दोहरेपन को समझता है। अगर हम बात करें कि भारत जो है अमेरिका के दोगलेपन को समझ तो रहा है कि अमेरिका हमें अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक तरफ वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ वो रूस के साथ अपने संबंध अच्छे बढ़ा रहा है। और फिर एक साइड ये भी है कि चीन और जो मतलब कि
अमेरिका है, उन दोनों का ऐसी दुश्मनी जैसे ईंट कुत्ते का वैर होता है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन फिर भी ये दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या एक दूसरे की मदद लेना चाहते हैं। लेकिन ये मदद कैसे, कि भारत को हम घेर सके या भारत को कमज़ोर करने के माध्यम में। इसके अलावा भारत के लिए आगे क्या क्या उपाय हो सकते हैं? सबसे पहले एक बहुध्रुवीय विश्व वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और रणनीतिक साझेदारियों में विविधता लानी होगी। यानी कि जो हमारी रणनीति है बाकी देशों के साथ, हमारे पड़ोसी देश है जिसमें नेपाल, भूटान आता है, म्यांमार क्षेत्र है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो इन सभी के साथ जो विविधता है, साझेदारियां हैं, उनमें सभी में डिफरेंसेस आने चाहिए। यानी कि सबसे हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सभी के साथ व्यापार करें। इसके अलावा दूसरा क्या उपाय कर सकता है? भारत को अपनी रक्षा आधुनिकीकरण में तकनीकी में तेजी लानी होगी। यानी कि जो रक्षा के हमारे भारत में भी स्वदेशी तकनीक अपनाई जा रही है, उसको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करनी होगी। तीसरा, भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा संरचना पर दोबारा फिर से विचार करना होगा कि भारत की अगर हम बात करें, हम पूरे विश्व गुरु बोलते हैं, भारत को एक विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन अगर हम इसके अंदर की कंडीशन को देखें तो अंदर धर्मों के नाम पर दंगे हो रहे हैं, हिंसा फैलाई जा रही है, लोगों के बीच में इतनी नफरत है, सामाजिक एकता नॉर्थ वाली साइड में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। हालांकि साउथ में कुछ ऐसा क्षेत्र है जो इतिहास काल से ही उन पर धर्म का जो अगर हम देखें प्रभाव तो ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा धर्म को खुद पर हावी नहीं होने देते कि वो सामाजिक एकता को भूल जाए। इसके बाद भारत को अपनी परमाणु नीति को नए सिरे से फिर से शुरू करना होगा। जो भी भारत की परमाणु नीति है, यानी कि परमाणु तैयार करने की नीति को भी आगे बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये अभी तक पावर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं, यानी कि राजस्थान में एक, यहाँ पर नरोरा में है, तारापुर में और कारापर में है, कायगा है, इधर मद्रास है और यहाँ पर कुंडलकुलम है। तो ये सभी जो है न्यूक्लियर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन भारत को अभी और प्लांटों की ज़रूरत है, तो भारत को इस विषय में भी कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। आर्थिक स्थिति का रणनीतिक उपकरण के रूप में लाभ उठाया जाना चाहिए। यानी कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको एक संसाधन की तरह यूज़ करके हम उससे भी लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, रक्षा के क्षेत्र में भारत क्या कुछ सीख सकता है, इजराइल से क्या सीख सकता है। तो इजराइल की जो रक्षा प्रणाली है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जिसमें जो एक अभी आयरन डोम ही था जिस पर मतलब कि ईरान के द्वारा अटैक कर दिया गया था, तो आयरन डोम भी अभी खतरे में था, लेकिन उससे पहले उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। इजराइल की जो सैन्य, शैक्षणिक और निजी औद्योगिक क्षमता है उसका संस्थागत एकीकरण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक अच्छी समन्वित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। इजराइल द्वारा जो रक्षा बल है, विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स और एलिप्स सिस्टम है, राफेल या फिर इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, ऐसे क्षेत्रों में फर्मों के साथ मिलकर काम किया है। इसके बाद मेक इन इंडिया जो भारत का एक नीति है, इसको रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 और रणनीतिक साझेदारी मॉडल जैसे कार्यक्रमों ने रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के द्वार खोल दी। यानी कि अगर हम रक्षा के क्षेत्रों की बात करें तो पहले सरकारी कंपनियां वेपन्स वगैरह बनाया करती थी, लेकिन अब प्राइवेट निजी कंपनियों को भी ये प्रभुत्व सौंपा गया है। इसके बाद भारत को रणनीतिक संचार में निवेश करना होगा। ये भी एक बड़ी चुनौती है। जो धारणाएं हैं वो नीति को आकार देती हैं। तो भारत को शत्रुतापूर्ण आख्यानों का प्रतिकार करना चाहिए, यानी कि शत्रुतापूर्ण जो भी मुद्दे हैं उसको नहीं उठाना चाहिए, और वैश्विक मीडिया, थिंक टैंक, प्रवासी समुदायों के साथ जुड़कर एक स्थिर और अच्छी हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सुरक्षा प्रदान के रूप में अपनी भूमिका को दिखाना चाहिए कि हम भी अभी तक जो आंदोलनों में जुड़ सकते हैं, या फिर हमारी जो भी नीति है या सुरक्षा को लेकर जो भी हमारे समिट होते हैं उसमें भारत शामिल हो सकता है। लक्ष्य क्या है कि भारत की ओर से एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभरना है, अपने संकल्प में दृढ़ होना, आचरण में परिपक्व होना और बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध होना। तो ये सभी क्या है, मतलब कि संचार में निवेश करने के माध्यम हो सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी जो भारत एक बहुत बड़ा महल है, इसके पिलर्स की कहानी कि ये पिलर्स कौन कौन से हैं, इनको क्या खतरा है। तो भारत को अभी बहुत से सुधार करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा सुधार भारत को अपने रक्षा क्षेत्र और भू राजनीतिक जो विवाद बने हुए उनको ख़त्म करने में करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।